Chapter 11 मेरी बीवी नाजायज है. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. Guys, 10 comments for next episodes. तो आरती और कश्वी जो पूरी रात उनके इंतजार में हॉल में ही सोफे पर बैठे बैठे सो गई थीं। अभी गुस्से से उबलते हुए उन्होंने विजय जी से सवाल किया, तुम्हारी वह पागल बेटी कहाँ है? कल से लापता है, उसके लापता होने का इल्जाम हम पर मत लगाना। और अच्छा ही हुआ कहीं चली गई, पागल कहीं की जिंदगी हराम कर रखा था उस पागल ने। उनकी बातें सुनकर विजय जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने बिना अपने कदमों को रोके आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा था अभय से उसकी शादी करवा देने के लिए, बस उसकी शादी करवा कर ही आ रहा हूँ। जैसे ही विजय जी के मुंह से निकली हुई बात कश्वी और आरती ने सुनी, दोनों के चेहरे के रंग सफ़ेद पड़ गए। काशवी ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मॉम डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभय से प्यार करती हूँ। डैड उस पागल की शादी अभय से कैसे करवा सकते हैं? जैसे ही विजय जी की कानों में यह बात गई, वो अभी आधी सीढ़ियां चढ़ चुके थे। वो वापस से नीचे आए और एक तिरछी स्माइल करते हुए आरती जी और कश्वी की शक्ल देखते हुए बोले, तुम अभय से प्यार करती हो? नहीं, तुम अभय से प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उसे उसके मुंह पर ये कहकर नहीं छोड़ती कि वो अपाहिज है और पता नहीं वो कब ठीक होगा। इस वजह से तुम उससे शादी नहीं करोगी। अपने पापा के मुंह से ताने भरे शब्द सुनकर कश्वी जमीन को ताकने लगी, लेकिन फिर उसने बेशर्मी से विजय जी के आंखों में देखते हुए कहा, मैंने अभय मुझे पाने के लिए इतना पॉजिटिव है। जब मैं उससे शादी करने से मना करूंगी तो वो मेरे आगे आकर गिड़गिड़ाएगा कि मैं उसे ना छोड़ें। वो 2-3 बार गिड़गिड़ाता तो मैंने मन बना लिया था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं और आपने उसकी शादी उस पागल से करवा दी। कश्वी के मुंह से अभी इतना निकला ही था कि विजय जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा, जिससे काशवी का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया और जेरोक्स कॉपी की तरह उसके चेहरे पर विजय जी के उंगलियों के निशान छप गए। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में अभय के कमरे पर जब कसक अभय की ऊपर से उठकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी तो अभय भी उठने लगा था, लेकिन जब उसने फोन से आती हुई आरती की आवाज़ सुनी कि कल से वो पागल लापता है और उसका इल्जाम विजय जी उन दोनों पर ना लगाए, तो अभय उठकर बेड पर बैठ गया और उसने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और ब्लूटूथ अपने कान पर लगा लिया। वो आगे की बातें सुनना चाहता था और अभी जैसे ही उसने कश्वी के मुंह से वो सारे शब्द सुने, उसका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। और काशी ने क्या कहा, उसकी बीवी पागल है। विजय जी ने उसकी शादी एक पागल से करवा दी है। अभय को गुस्सा अभी इस बात का नहीं आ रहा था, कश्वी उसे अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी या फिर उसकी शादी कसक से हुई है। उसे गुस्सा कश्वी के ऊपर इस बात से आ रहा था कि कश्वी ने उसकी बीवी को पागल कहने की हिम्मत कैसे की। कश्वी के गाल पर लगी थप्पड़ की आवाज़ इतनी जोरदार थी कि पूरे हॉल में उसकी आवाज़ गूंजने लगी थी, जिस वजह से विजय जी के माता पिता भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे और विजय जी को काशवी के ऊपर हाथ उठाते देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही विजय जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, डैड आप तो कुछ बोलना ही मत। आज मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है और मेरी बच्ची की जिंदगी ये दोनों माँ बेटी मिलकर बर्बाद करें, यह मैं होने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में अभय गौर से फोन से आती हुई आवाज़ सुन रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कुछ देर में कसक भागते हुए बाथरूम से बाहर निकली और उसने अभय की तरफ देखा। अभय एक छोटी सी स्माइली लिए उसे देख रहा था। उसने हाथ में फ़ोन था और उसकी निगाहें कसक को देख रही थी। कसक ने कहा, अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अभय ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वह अभी बहुत सीरियस है और अभय ने वापस से अपना कंसंट्रेट फ़ोन से आते हुए आवाज़ों पर लगा दिया। कसक जब नीचे आई तो उसने देखा कि नीचे हॉल में राघवेंद्र जी, राजीव जी और सुनैना जी तीनों बैठे चाय पी रहे थे और उनके सामने एक हेड सर्वेंट खड़ा था जो उनको चाय सर्व कर रहा था।
कसक सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतरने लगी। उसे दौड़कर आते देखकर सुनैना जी ने कहा, बेटे क्या हुआ, इस तरह दौड़कर क्यों आ रही हो? कसक ने पहले घड़ी की तरफ टाइम देखा जिसमें अभी सुबह के 7 बजे बज रहे थे और उसने सुनैना जी से कहा। पहले उसने याद किया कि अभय ने उसे खुद को क्या कहने के लिए कहा था। जब उसे याद आया तो उसने कहा, हब्बी ने कहा है कि मैं जो कहूंगी मेरे पसंद का खाने का मुझे बना कर देंगे। कसक के मुंह से अभय के लिए हब्बी सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कसक ने अभय को हब्बी कहकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। सुनैना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, क्या खाना है आपको बताओ, हम वो सब बनवा देंगे। कसक ने कहा, मुझे चने की सब्जी, पूरी और काजू का हलवा खाना है और मुझे गोला आइसक्रीम भी खाना है। कसक ने अपनी फरमाइश बताई तो अभी राजीव जी को चाय सर्व कर रहे हेड सर्वेट से सुनैना जी ने कहा, आपने सुना हमारी बेटी ने क्या कहा है? तो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से जल्दी यह सारी चीज बनाकर लाइए। वह सर्वेट तुरंत चाय का कप राजीव जी को देकर किचन की तरफ चले गए। सुनैना जी ने कसक को अपने पास बैठाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कसक बेटा आप हमें ये बताओ कि रात को नींद आई अच्छे से आपको? कसक जो उस सर्वेट को किचन की तरफ जाते हुए देख रही थी, उसने बेख्याली में अपने सर को हाँ में हिला दिया। कसक बार बार घड़ी की तरफ देखती और फिर किचन की तरफ देखती। सुनैना जी को लगा कि कसक को बहुत ज्यादा ही भूख लगी होगी, तभी वो बार बार टाइम देख रही है कि उसका नाश्ता बनने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कसक से कहा, बेटे आपको बहुत भूख लगी है? कसक अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाया। तो सुनैना जी ने एक सर्वेट को आवाज देते हुए कहा, ललिता इधर आइए जरा। वो सर्वेट जब वहां आई तो सुनैना जी ने उनसे कहा, किचन में कुछ सूखे स्नैक्स रखे होंगे, लाकर दीजिए, हमारी बेटी को बहुत भूख लगी है। वो सर्वेट तुरंत चली गई और कसक के लिए सूखे स्नैक्स लाकर उसके सामने रख दिया। कसक ने 2-3 बाइट लिए और सुनैना जी से कहा, मुझे पूरी और चने की सब्जी खानी है। बार बार कसक घड़ी की तरफ जरूर देख रही थी और यह सब राघवेंद्र जी और राजीव जी भी नोटिस कर रहे थे। वह देख रहे थे कि सुनैना जी कैसे कसक पर लाड लड़ा रही थी। वहीं चौधरी निवास में विजय जी की इस तरह कश्मी पर होंठ उठाने से आरती विजय जी पर चिल्लाती हुई बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विजय, तुम उस बेगैरत नाजायज औलाद के लिए अपनी इस जायज औलाद पर हाथ उठा रहे हो। तभी विजय जी एक बार फिर से चिल्लाए, मेरी बेटी को नाजायज बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारी गर्दन से लपेट दूंगा, समझी? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम लोगों की यह नाजायज शब्द, मेरी बच्ची को पागल बोलना अब नहीं करूंगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं कल रात उसे एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंपा है जो उसकी हिफाजत करेगा। आज तक इस घर में उसके साथ होने वाली हर ज्यादती को मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रह जाता था क्योंकि मेरी बेटी इस घर से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तुम जैसी घटिया औरत में अपनी माँ नजर आती थी। वो तुम्हें अपनी माँ कहना चाहती थी, तुम्हारे ममता के लिए तरसती थी मेरी बच्ची। मैंने उससे कई बार कहा था कि बच्चा हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, मैं सब तरह से तुम्हारा ख्याल रख लूँगा, तुम्हें संभाल लूँगा, लेकिन मेरी बच्ची ने जाने से साफ मना कर दिया था। क्यों पता है? क्योंकि उसे माँ का प्यार चाहिए था। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई घटिया औरत हो आरती कि तुमने माँ का प्यार तो छोड़ो, एक माँ शब्द तक मेरी बच्ची को नहीं दे पाई तुम। फोन की दूसरी तरफ ये सभी बातें सुन रहे अभय की हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज में निकला, मेरी बीवी नाजायज है। अभय को लग रहा था जैसे कि उसके कान कुछ गलत सुन रहे हैं। क्या उसने सही सुना कि कसस विजय जी और आरती की बेटी नहीं बल्कि विजय जी और किसी और की बेटी है? कसक विजय जी की नाजायज औलाद है। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। चैप्टर 12, अभय के दिल में कसक के लिए बेचैनी, हब्बी ने मेरा चुम्मा लिया। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक स्टोरी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। फोन की दूसरी तरफ ये सभी बातें सुन रहे अभय की हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज में निकला, मेरी बीवी नाजायज है।
अभय को लग रहा था जैसे कि उसके कान कुछ गलत सुन रहे हैं। क्या उसने सही सुना कि कसस विजय जी और आरती की बेटी नहीं बल्कि विजय जी और किसी और की बेटी है? कसक विजय जी की नाजायज औलाद है। अभय का दिमाग बिल्कुल सुन हो गया था और उसका फोन गिरकर बेड पर ही पड़ा था। तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था और उसे विजय जी की और बाकी सबकी आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ चौधरी निवास में विजय जी ने आरती के ऊपर चीखते हुए कहा, जब मेरी बच्ची 10 साल की थी आरती तुम्हारे प्यार को तरसती रही तुम्हें माँ माँ कहते हुए। तुम्हारे पीछे सीढ़ियों पर भाग रही थी मेरी बच्ची, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बच्ची पर ध्यान तक नहीं दिया, बल्कि तुमने उसे, विजय जी ने सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से को दिखाया, उस ऊंचाई से तुमने मेरी बच्ची को धक्का दे दिया। क्योंकि तुम्हें उसकी आवाज अपने कानों में चुभ रही थी। मेरी बच्ची उस ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे गिरी और उसके सर पर चोट लग गई। मेरी बच्ची खून से सन रही थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी बच्ची को देखा तक नहीं कि वो मर गई या जिंदा है। तुमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। पूरे 3 घंटे बाद जब मुझे बेचैनी हुई कि मेरी बच्ची कैसी है और मैं घर आया तो क्या देखता हूँ कि मेरी बच्ची खून से सनी सीढ़ियों के पास पड़ी है। उस वक्त जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा था, अगर आप 5 मिनट की देरी कर देते तो बच्ची की जान चली जाती, हम नहीं बचा पाते बच्ची को। और उस वक्त से आज तक मेरी बच्ची का दिमाग एक बच्चे जैसा है। मेरी बच्ची का शरीर तो बढ़ रहा है, लेकिन दिमाग की ग्रोथ उसकी धीमी हो चुकी है। जहां नॉर्मल बच्चे अपनी एज के मुताबिक सब चीज समझते और करते हैं, वही मेरी बच्ची उनसे 4 गुना पीछे रहती है। मेरी बच्ची को सब चीज नहीं आता, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। विजय जी ने अपने माता पिता आरती और कश्वी को उंगली से दिखाते हुए कहा। वही रानावत हवेली में अभय के कमरे में अभय जो विजय जी की सारी बातें फोन में सुन रहा था। जैसे जैसे वह कसक के बारे में बोलते जा रहे थे, वैसे वैसे अभय का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुस्से से उसके हाथ की नसें बाहर फूलकर नजर आ रही थी। उसने कसकर अपनी हाथ की मुट्ठी बांध ली थी और उसने गुस्से से उबलते हुए कहा, कश्वी आरती तुम दोनों ने गलती कर दी है। तुम दोनों को इसकी सजा तो मिलेगी। तुम्हें मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि तुम लोग उस वक्त को याद करोगी जब तुमने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया था। अब बेड से उठा और अपने व्हीलचेयर पर बैठा। अभी उसका मन कसक को देखने का कर रहा था, इसलिए वो कमरे के बाहर निकल गया। उसने फोन से आए आवाज को सुनते हुए कहा, तुम दोनों आरती और कश्वी उस वक्त को कोसोगी जब तुमने मेरी कसक के साथ ऐसा किया था। तुम दोनों याद करोगी कि अगर तुम्हें पता होता पहले कि कसक का पति मेजर अभय रानावत बनेगा, तो तुम दोनों उस वक्त ऐसा करने से पहले कांप जाती। तुम दोनों उस वक्त मरने के लिए तैयार रहती, लेकिन मेरी कसक के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचती। अभय से अभी उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहीं चौधरी निवास में इतना कहकर विजय जी मुड़े और सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। फिर वह रुके और बोले, एक मिनट, मैंने कसक की शादी अभय कर दी, इस बात से तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वैसे भी तुम्हें कसक पसंद नहीं थी, तुम दोनों उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। अब तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना कि अब तुम्हें उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे सर का बोझ कम कर दिया उसकी शादी कर कर। फिर वो हंसते हुए बोले, अरे नहीं, तुम दोनों इसलिए इतना परेशान हो रही हो क्योंकि मैंने तुम दोनों की पर्सनल नौकरानी को तुमसे छीन लिया है ना, जो तुम्हारे झूठे बर्तन धोती थी, तुम्हारी उतरे हुए कपड़े धोती थी और तुम्हारे जूते तक उतारती थी। तुम्हारे पैरों से है ना, इसलिए परेशान हो रही हो ना। फिर उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा, सबका दिन एक जैसा नहीं होता है। अब तक मेरी बेटी यह सब बर्दाश्त करती आ रही थी क्योंकि उसे तुम्हें अपनी माँ चाहिए थी। वह तुम्हारे सारे काम एक बच्ची के दिमाग होने के बाद भी सिर्फ इसलिए करती थी ताकि तुम उसे माँ का प्यार दे सको। लेकिन तुम तो इतनी घटिया और गिरी हुई हो कि तुम उससे एक मीठी बोल तक नहीं बोल पाई। फिर विजय जी ने अपने बाल नाचते हुए कहा, पता नहीं वो औरतें कैसे होती है जो किसी और के बच्चे को अडॉप्ट करके अपने सीने से लगाकर पालती है। मेरी किस्मत में तुम जैसी औरत लिखी थी जो अपने पति के बच्चे को भी नहीं संभाल पाई।
उसे तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए थी, तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं मांग रही थी। फिर विजय जी ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, यह है आपकी पसंद, काश मैंने उस वक्त आपकी सुसाइड की धमकी को ना सुना होता और मैं इस औरत से शादी नहीं करता तो आज मैं जो ये तिल तिल करके मार रहा हूँ ना, यह नहीं मरता, कम से कम मैं अपने प्यार कुसुम के साथ खुश तो रहता। लेकिन नहीं, आपको तो यही लड़की पसंद थी मेरे लिए। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में अभय सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर बैठा नीचे हॉल में सोफे पर बैठी कसक को देख रहा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कसक के लिए। कहते हैं जब खुदा दो रूह को आपस में शादी के बंधन में जोड़ता है तो उनके दिल में गहरी मोहब्बत भी डाल देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और इसी खिंचाव की वजह से उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पनपती है। और अभी अभय के दिल में ऐसा ही खिंचाव कसक के लिए महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी उसके दिल में कसक के लिए बेचैनी हो रही थी। करीब आधे घंटे में सारे सर्वेंट ने मिलकर कसक के पसंद का नाश्ता बना दिया था और तुरंत लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया था। सुनैना जी खुद कसक को होंठ पकड़कर उठाकर अपने साथ लेकर डाइनिंग टेबल पर आई और उसके लिए नाश्ता सर्व करने लगी। कसक ने जब पहला बाइट लिया तो उसने कहा, यम्मी, बहुत टेस्टी है। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सर्वेंट मुस्कुरा दिए जो उसके खाने की तारीफ के लिए खड़े थे और वापस से किचन में जाकर अपना काम करने लगे। वही अभी कसक खा ही रही थी जब वहां पर जॉगिंग सूट में कान में एयरपोर्ट्स लगाए म्यूजिक सुनते हुए आयुष बाहर से आया। उसने देखा कसक वहां बैठकर नाश्ता कर रही है तो वह भी जल्दी से कसक के पास आया और बोला, बेस्टू, तुमने वह काम किया जो मैंने कहा था। कसक ने उसे देखा और उसके हाथ में जो अभी बाइट थी वो उसने आयुष के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। आयुष ने भी उस बाइट को मुंह खोला और खा लिया और अपने मुंह में रखे खाने को चबाते हुए कसक से दोबारा पूछा, बोलो ना बेस्टू, जो मैंने तुमसे कहा था वह तुमने किया। कसक ने खाते हुए ही आयुष से कहा, अरे बेस्टू, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि मेरे हब्बी को करना क्या है। लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? कसक के सामने ही बैठे राघवेंद्र जी, राजीव जी, सुनैना और आयुष सब उसका मुंह देखने लगे कि अभय ने ऐसा क्या किया है। तभी कसक ने अपनी उंगली से अपने होठों को दिखाते हुए कहा, उन्होंने ना पहले मुझसे पूछा कि उन्हें करना क्या है। तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि हब्बी को करना क्या है। तो मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मेरे होठों को चुम्मा दे दिया। कसक की इस बात को सुनकर उसके सामने बैठे चाय पी रहे राजीव जी के मुंह में जो चाय का घूंट भरा था अभी वह देखते ही देखते सामने बैठे आयुष के ऊपर पूरा उगल दिया और उसके बाद जो आयुष के मुंह में कसक ने निवाला डाला था वह उसके हलक में ही अटक गया और वह बुरी तरह से खांसने लगा। जब सुनैना जी ने कसक के मुंह से निकली हुई बात को सुना तो उन्हें आयुष के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि आयुष कसक को ऐसा कैसे बोल सकता है। तभी कसक के मुंह से निकली अगली बात ने उन सबको एक और झटका दे दिया। कसक ने कहा, तुम्हें पता है बेस्टू, मैंने हब्बी को कहा कि आप बिना मेरे साथ कुछ किए सो नहीं सकते, तो उन्होंने पहले तो मुझे चुम्मा दिया और उसके बाद पता है आंटी आपको, उन्होंने कहा कि उनके पास पर्सनल बड़ा वाला इंजेक्शन है, वो मुझे लगा देंगे, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। आंटी आप हब्बी को बोलना ना कि वो मुझे इंजेक्शन ना लगाएं। इतना कहते हुए कसक ने एक मासूम से बच्चे के जैसा अपना चेहरा बना लिया। वही सुनैना जी, राघवेंद्र जी और राजीव जी, इन सभी का चेहरा देखने लायक था। राघवेंद्र जी और राजीव जी जल्दी से अपने चेयर से उठते हुए बोले, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, पहले तुम कसक को खिला दो। राजीव जी ने इतना कहा और वह साइड हट गए। तभी एक साथ कई लोग रानावत हवेली के अंदर आए और चिल्लाते हुए बोले, कहाँ है साहब, हम लोग आ गए। इतना कहते हुए उन सब की निगाह डाइनिंग हॉल पर गई और वहां बैठे सभी की निगाह उन सब पर गई, जहां 6 से 7 लड़के खड़े थे जो कोरियन ड्रामा की हीरो की तरह लग रहे थे। मोस्ट हैंडसम एंड बैचलर, और उनके साथ 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी जो बिल्कुल चाइनीज हीरोइन की तरह लग रही थी, एकदम खूबसूरत और सलीम ट्रिम। 13 कसक हुई लापता, कसक को ढूंढती अभय की बेचैन नजरें। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes.
राघवेंद्र जी और राजीव जी जल्दी से अपने चेयर से उठते हुए बोले, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, पहले तुम कसक को खिला दो। राजीव जी ने इतना कहा और वह साइड हट गए। तभी एक साथ कई लोग रानावत हवेली के अंदर आए और चिल्लाते हुए बोले, कहाँ है साहब, हम लोग आ गए। इतना कहते हुए उन सब की निगाह डाइनिंग हॉल पर गई और वहां बैठे सभी की निगाह उन सब पर गई, जहां 6 से 7 लड़के खड़े थे जो कोरियन ड्रामा की हीरो की तरह लग रहे थे। मोस्ट हैंडसम एंड बैचलर, और उनके साथ 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी जो बिल्कुल चाइनीज हीरोइन की तरह लग रही थी, एकदम खूबसूरत और सलीम ट्रिम। वहां खड़े सब ने आयुष की हालत और हरकत देखी थी। उनमें से एक लड़की जो कम हाइट की थी लेकिन बहुत खूबसूरत आंखों पर नजर का चश्मा चढ़ाए हुए वह लड़की जल्दी से आगे आए और आयुष की पीठ को थपथपाते हुए बोली, आयुष आर यू ओके, लो पानी पियो। उसने एक गिलास पानी उठाकर आयुष को पीने के लिए दिया। आयुष ने पानी पिया और खुद को संभालते हुए कहा, या नीली, आई एम ओके। सामने खड़ी लड़की का नाम नीली गुर्जर था, जो कि इंडिया की टॉप क्रिमिनल लॉयर थी, जिसके नाम से बड़े बड़े जज भी कांपते थे, क्योंकि नीली सिर्फ सच का साथ देते हुए केस लड़ती थी। उसके सामने आने वाले केसेस में वह सबसे पहले सच्चाई ढूंढती थी। अगर वह केस सही हुआ और उसकी क्लाइंट सही साबित हुए तो ही वह उस केस को लेती थी और उस केस में अपना 100% देकर अपने क्लाइंट को बाइज्जत बरी करती थी। अगर उसे केस में जरा सी भी अपने क्लाइंट में क्रिमिनल होने की बू आती थी तो वह तुरंत उस केस को लेने से मना कर देती थी। सुनैना जी ने नीली को सामने से हटाते हुए कहा, नीली, इसकी इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं है, तुम सामने से हटो, मैं अभी इस लड़के को बताती हूँ। यह इतना बड़ा गधा हो गया है, लेकिन इसे अभी तक ये नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। इतना कहते हुए सुनैना जी ने कस के आयुष के माथे पर मारा, जिससे आयुष जोर से चिल्लाया, आह मम्मी। सुनैना जी के आयुष के सिर पर मारने से आयुष का चेहरा आगे को झुका, लेकिन टेबल को लगा नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा टेबल को लगता उससे पहले ही किसी ने अपना हाथ आयुष के माथे और टेबल के बीच रख दिया था, इसलिए आयुष का माथा फूटने से बच गया। तभी उन लड़कों में से एक लड़का आगे आते हुए बोला, मॉम क्या कर रहे हो आप, आयुष हम सबसे छोटा है, आप उसे हम सबके सामने मर कैसे सकते हो। अच्छा हुआ कि निखिल ने अपना हाथ जल्दी से टेबल पर रख दिया, नहीं तो बेचारा हमारा आयुष का सिर अभी फुट जाता। तभी सुनैना जी ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा, जिसने आयुष के सिर और टेबल के बीच अपना हाथ रखा था, निखिल, तुमने टेबल पर हाथ क्यों रखा, अभी इसका सर टेबल पर लगता तो अच्छा होता, इसका सर फूट जाता, कम से कम इसको अकल तो आती कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। फिर सुनैना जी जिस लड़के ने उनसे कहा था उसके तरफ मुड़कर बोली, और उदय, तुम इसे छोटा कहकर इसे सिर पर मत चढ़ाओ, तुम सबके सबने इसे सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए ये कुछ भी उटपटांग बातें किसी से भी बोल देता है। अपनी भाभी से कोई ऐसा कहता है क्या कि भैया को आपके साथ कुछ किए बिना सोने नहीं देना, ये बोलने वाली बात है अपनी भाभी से। ये सब कहते हुए सुनैना जी 2 पल को रुक गई थी। तभी आयुष ने खुद की क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा, मैंने कौन सा गलत कहा, मैंने तो बेस्टू से सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बच्चे खिलाना बहुत पसंद है और मुझे जल्दी से जल्दी भाई के बच्चे चाहिए ताकि मैं उसके साथ खेल सकूं। वो अपने फर्स्ट नाइट में भाई को कॉन्डम यूज करने ना दे बस। आयुष ने अपने ही मुंह से अपना पोल खोल दिया था। आयुष की इतनी बात सुनते ही सुनैना जी एक बार फिर से आगे बढ़ी उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसे छू भी पाती उससे पहले ही एक लड़का बीच में आ गया और सुनैना जी को रुकना पड़ा। ये अभय का फ्रेंड अमन था। वो सब आयुष की कॉन्डम यूज करने से मना करने वाली को सुनकर हैरान थे। और तभी सीढ़ियों के ऊपर व्हीलचेयर पर बैठे अभय को सुनैना जी ने गुस्से से घूरते हुए देखा तो अभय अपना सर इधर उधर करने लगा, क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि कसक सबके सामने ऐसे उसकी कही बातों को दोहरा देगी, और उसे एक खुशी भी हो रही थी कि कसक ने बिना लिहाज के सबके सामने ये जाहिर कर दिया था कि अभय ने उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि वह उसे अपना चुका है।
जिसने टेबल और आयुष के सिर के बीच में अपना हाथ रखा था वह था अभय का चाइल्डहुड फ्रेंड और उसका कुलीग जनरल मेजर निखिल अरोरा, और वही उदय कपूर था एयर पायलट। ये सब खानदानी रईस थे और अपने पैशन के वजह से अपने अपने पसंद का काम कर रहे थे। ये सभी फैमिली फ्रेंड्स थे और एक साथ रहने और पढ़ने से खुद भी फ्रेंड्स बन गए थे। अभय के दादाजी खुद एक आर्मी ऑफिसर रह चुके थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर अभय चलते हुए आर्मी ज्वाइन कर चुका था, और राजीव जी की बिजनेस एबिलिटी की वजह से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में राजीव राणावत का नाम आता है। वही अरोड़ा फैमिली और कपूर फैमिली यह सब बिजनेस पार्टनर्स है और फैमिली फ्रेंड्स भी थे। अभय के फ्रेंड्स में निखिल उसका कलीग और जनरल मेजर था, उदय पायलट था, राज एक फैशन डिजाइनर और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया जो राज के साथ ही फैशन डिजाइनिंग कर रही थी। अभय का एक फ्रेंड औरमान जायसवाल जो एक डॉक्टर था और अपनी लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहा था। क्योंकि उसे अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं था, वह लव मैरिज करना चाहता था, जिससे फर्स्ट टाइम देखकर ही उसके दिल में घंटी बाजे। वही नितिन अरोरा निखिल का छोटा भाई जो कि आर्मी में ही लेफ्टिनेंट कैप्टन और टॉप लेवल का हैकर भी था, और उसका एक फ्रेंड अभिराज बख्शी जो पूरे इंडिया में टॉप 5 रिचेस्ट बिजनेसमैन में आता था। इन सब में अमन था जो एक पुलिस ऑफिसर था और अभी डीआईजी की पोस्ट पर था। अभय के इस ग्रुप का नाम रंबो गैंग था क्योंकि उसके साथ फ्रेंड्स थे और वह सभी हर सेक्टर में मौजूद थे। उन सब में बिजनेस के हर सेक्टर पर अपना कब्जा बनाया हुआ था। अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की थी क्योंकि किसी को उनके लेवल की वो लड़की नहीं मिली थी जिनके साथ वह कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ जी सके। सिर्फ एक राज ही था जिसे सोनिया से प्यार हो गया था और वह सोनिया के साथ ही फैशन डिजाइनिंग कर रहा था। अभय जो उन सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखा, उसके भवे चढ़ गए। उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आयुष इन सब में सबसे छोटा था, इसलिए सभी उसे बहुत मानते थे। सबके लिए आयुष उनके छोटे भाई के जैसा ही था। इन सब के ग्रुप में नीली एक ऐसी इकलौती लड़की थी जो उन सब के साथ स्टार्टिंग से थी और वह सभी नीली पर अपनी जान छिड़कते थे। ऐसा फ्रेंड, ऐसा लिटिल सिस्टर। जब सब ने देखा कि सुनैना जी सबको आज छोड़ने वाली नहीं है, डांट रही है, तो उन सब ने एक दूसरे को आंखों से इशारा किया और सब की सब जाकर एक साथ सुनैना जी के गले लग गए। सुनैना जी उन सब को खुद से दूर हटाते हुए बोली, तुम सब दूर ही रहो, तुम लोगों को पहले आने के लिए कहा था शादी में, लेकिन तुम सब आ जा रहे हो। आज शादी होने वाली थी। उनकी बात सुनकर सब चौंक गए। तभी उनमें से अमन ने कहा, शादी होने वाली थी से क्या मतलब है मोम आपका? तभी सुनैना जी ने कहा, क्योंकि जिस लड़की से अभय की शादी होने वाली थी उसने इन मौके पर अभय से शादी करने से मना कर दिया और उसके पापा ने अभय की शादी उसकी छोटी बहन से करवा दी। तो आज कोई शादी नहीं होगी, सिर्फ कल रिसेप्शन पार्टी होगी और कार्ड जो रिलेटिव्स को दिए गए थे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है कि अभय के एक्सीडेंट की वजह से उसका कोर्ट मैरिज 2 दिन पहले ही हो गया है, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में सबको आना होगा। तभी नितिन जो पीछे खड़ा था उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मॉम अभी मैंने यहाँ पर एक क्यूट सी लिटिल सी गर्ल को देखा, वह कहाँ गई? उसकी कसक के बारे में पूछने पर सबका ध्यान गया कि एक लड़की जो आयुष के बगल में चेयर पर बैठकर खा रही थी, जिसके बोलने पर ही आयुष का खाना उसके गले में अटक गया था। वो लड़की तो वहाँ थी ही नहीं। अब सब ने सोचा कि वो लड़की कहाँ चली गई। अब वहाँ पर सब कसक को ढूंढने लगे। सुनैना जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, उस लड़की से ही तो अभय की शादी हुई है, कसक नाम है उसका, कहाँ चली गई बच्ची? उनके इतना कहते ही सब कसक को ढूंढने लगे। वही अभय भी बेचैन नजरों से पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाते हुए कसक को ढूंढ रहा था कि आखिर कसक कहाँ चली गई। अभय की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स की स्पीड से दौड़ रहा था और उसकी नज़रें उतनी ही बेचैनी से कसक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो क्या लगता है कहाँ गई होगी कसक? क्या कसक हुई है लापता और क्या अभय ढूंढ पाएगा कसक को? 14 कसक का रोना और अभय के बाहों में सिमटना। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes.
सुनैना जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, उस लड़की से ही तो अभय की शादी हुई है। कसक नाम है उसका, कहाँ चली गई बच्ची। उनके इतना कहते ही सब कसक को ढूंढने लगे। वही अभय भी बेचैन नजरों से पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाते हुए कसक को ढूंढ रहा था कि आखिर कसक कहाँ चली गई। अभय की दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसका दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स की स्पीड से दौड़ रहा था और उसकी नज़रें उतनी ही बेचैनी से कसक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी राजीव जी ने कहा, क्या पता कसक बाहर गार्डन में चली गई हो। तभी राज ने कहा, ठीक है आप सब यहाँ देखो, मैं गार्डन में देख कर आता हूँ। उसने जाते हुए सोनिया को अपने साथ आने का इशारा किया ताकि दोनों मिलकर कसक को ढूंढ सके। सोनिया उसके साथ चली गई। वहीं बाकी सब उसे ढूंढने लगे। तभी नीली ने कहा, वह ब्रेकफास्ट कर रही थी ना, तो शायद प्लेट्स रखने के लिए किचन में गई हो, मैं किचन में देख कर आती हूँ। नीली किचन की तरफ चली गई। बाकी सब भी इधर उधर देख रहे थे। नीली थोड़ी देर में किचन से वापस आए और उसने कहा, वो तो किचन में भी नहीं है। राज और सोनिया जो बाहर गार्डन में देखने गए थे, वो दोनों भी अंदर आकर बोले, वह तो गार्डन में भी नहीं है। अब सुनैना जी की हालत खराब हो रही थी। उन्होंने कहा, पता नहीं बच्ची ऐसे अचानक कहाँ चली गई, उस किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तब आयुष ने कहा, मोम रिलैक्स, वह कहीं नहीं जाएगी, वह यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। तभी राघवेंद्र जी ने कहा, क्या पता वह बाहर मेन डोर की तरफ जा सकती है। लेकिन क्यों जाएगी वह, अभी तो वह अच्छी खासी बैठकर नाश्ता कर रही थी। राजीव जी ने राघवेंद्र जी के कहने पर कहा। तभी अभय जो सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर बैठा था और बेचैनी से इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे चेयर्स के पीछे गई, जहां 2-3 चेयर्स के आड़ में डरी सहमी सी कसक घुटने को अपने सीने से लगाए हुए बैठी हुई थे। कसक को इस तरह देखकर अभय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे एक राहत भी मिली कि कसक कहीं और नहीं गई है, बल्कि वहीं पर है। तभी अभय ने सुनैना जी को आवाज दिया, मोम। सुनैना जी ने उसकी तरफ देखा तो अभय ने अपनी उंगली टेबल के तरफ किया तो सुनैना जी ने उसकी उंगली का इशारा टेबल के तरफ देखकर झुककर नीचे देखा। बाकी सब ने भी टेबल के नीचे देखा तो उन सबको एक राहत भरी सांस मिली। सुनैना जी नीचे टेबल के पास बैठी और उन्होंने चेयर को हटाकर देखा तो कसक की आंखों में आंसू है और पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके चेहरे पर घबराहट और डर भी नजर आ रही थी। सब ने नीचे झांक कर देखा तो कसक उन सब के देखने से डर कर पीछे हो गई। तभी आयुष भी नीचे बैठा और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए कहा, बिस्टू तुम टेबल के नीचे क्या कर रही हो, चलो आओ मेरा हाथ पकड़ो और बाहर आओ। लेकिन कसक ने कुछ भी नहीं कहा, बस वह रोते हुए आयुष और सुनैना जी को देख रही थी। तभी सुनैना जी ने अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही कसक के सर को छूना चाहा ताकि वह प्यार से उसे बहलाकर बाहर निकल सके, तभी कसक एकदम से जोर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं मुझे पत्थर से मत मारना, मुझे पत्थर से मत मारना, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, तुम लोग मुझे भी मार दोगे, मुझे पत्थर से मत मारना। उसकी यह बातें सुनकर सभी शॉक्ड हो गए कि वह ऐसे क्यों कह रही है और उसे पत्थर से कौन मारेगा। तभी सुनैना जी ने उससे कहा, नहीं बच्चे, कोई पत्थर से नहीं मार रहा, तुम मेरा हाथ पकड़कर बाहर आओ। लेकिन वह बाहर नहीं आई। तभी अभय जो सीढ़ियों पर बैठा बेचैनी से कसक के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसने नितिन और अमन को कहा, नितिन अमन मुझे नीचे लेकर चलो। नितिन और अमन भाग कर अभय के पास गए और उसके व्हीलचेयर को पकड़कर उसे नीचे लेकर आए। अभय व्हीलचेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए टेबल के पास आया और उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कसक से कहा, कसक देखो मैं हूँ तुम्हारा हब्बी, मेरा हाथ पकड़ बाहर आओ। कसक ने थोड़ी देर अपनी आंसू भरी आंखों से अभय को देखा और वह तुरंत बाहर निकलकर अभय के गोद में बैठ गई और उसके सीने से लगते हुए रोते हुए बोली, ये सब मुझे पत्थर से मारेंगे, मैं मर जाऊंगी, मेरा खून निकलेगा, इन्हें भागो, इन्हें भागो, ये लोग मुझे पत्थर से मारेंगे। किसी को कसक का कहना समझ नहीं आ रहा था। वहीं अभय ने कसकर कसक को अपने बाहों में भर लिया था। वहीं दूसरी तरफ अभी भी विजय जी की अदालत लगी हुई थी, क्योंकि आज वो इतने सालों की भड़ास निकाल रहे थे।
विजय जी ने अपने पिता से कहा, मैं इस औरत से कभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं कसक की मां कुसुम से प्यार करता था। ये औरत तो दोस्ती की लायक भी नहीं थी। इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड कुसुम के सीने पर चाकू भूखा था। मैं और कुसुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये जानने के बाद भी इस औरत ने मेरे और अपने गलत फोटोज निकलवाकर आप लोगों को दिखाएं और आप लोगों को धमकी दी कि वो फोटोज मीडिया में लीक कर देगी, और आप लोग ने इज्जत जाने के डर से इसकी और मेरी शादी करा दी, और आप लोगों ने इससे मेरी शादी कराने के लिए क्या किया, सुसाइड करने की धमकी दी मुझे। ये सब कहते हुए विजय जी की आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने अपनी मोहब्बत को खोकर इससे शादी की सिर्फ आप लोगों की वजह से, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को शांति नहीं मिली। जिद लेकर बैठ गए कि बच्चा पैदा कर लो। आप लोगों की जिद की वजह से मैं इस औरत के करीब गया और काशवी को पैदा किया, लेकिन सिर्फ एक बार इसके करीब गया। नहीं तो आप इस औरत के सामने पूछिए, क्या मैं कभी उसके बाद इसके करीब गया था? नहीं, कभी नहीं। आप लोगों को बच्चा चाहिए था, बच्चा मिल गया, और मुझे सुकून चाहिए था इस औरत से, इसलिए मैंने दोबारा कभी इसे हाथ नहीं लगाया। लेकिन मेरी बेटी कसक आई दुनिया में, तब मुझे सुकून मिला, लेकिन उसे इस घर में लाकर मैंने उसका सुख चैन सब छीन लिया, क्योंकि उसे माँ के रूप में ये औरत मिली और बहन के रूप में उन्होंने काशवी को ऊपर से नीचे तक दिखाया और कहा कि यह बहन मिली, जहाँ दूसरी बहनें अपनी छोटी बहन को पलकों पर बैठा कर रखती है, वही ये लड़की उसे अपनी उतरन देती थी। और क्या मैं अगर उसके लिए कोई नई चीज लेकर आता था तो उससे छीन लिया करती थी, और वह भी खुशी खुशी इसे अपना सब कुछ दे दिया करती थी। क्यों? क्योंकि वह इसमें अपनी बड़ी बहन देखती थी। लेकिन शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाए, और मैं अपने माता पिता की तरह नहीं था जो अपने बच्चों की खुशी ना देखूं। इसलिए जब काशवी तुमने मुझसे पहली बार कहा कि तुम्हें अभय पसंद है, तुम उससे प्यार करती हो, तो मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारे और अभय के रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिस दर्द तकलीफ से अपनी मोहब्बत को खोकर मैं गुजरा था, उसी तकलीफ से मेरे बच्चे गुजरे। लेकिन तुमने क्या किया जिसका साथ तुम्हें जिंदगी भर देना चाहिए था? तुमने उसे अपाहिज कहकर छोड़ दिया, और तुम्हारी माँ ने मुझे क्या कहा कि मैं अपनी बेटी कसक की शादी उससे कर दूं, तो कर आया कल रात में अपनी कसक की शादी अभय से। और तुम्हें पता है अब मेरी कसस अभय के साथ जिंदगी भर रहेगी, और मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा, और उसके साथ अभय खड़ा है। अब तुम दोनों उसके नाखून तक को चोट नहीं पहुंचा सकती। इतना कहकर विजय जी उन सब से मुंह फेर कर कसक के कमरे की तरफ जाने लगे, और आज इतने सालों बाद विजय जी को इस तरह से आरती को उनकी करतूत याद दिलाने पर उन सब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. लेकिन आरती भी हार कैसे मनाती कि उसके सामने उसकी बेटी को कसक के नाम पर विजय जी ने थप्पड़ मारा, और इतने सालों से जो राज दफन था पूरे परिवार के सामने कि विजय जी ने कभी उनसे प्यार नहीं किया, ये बात विजय जी ने आज सबके सामने कह दिया है। इससे आरती के अंदर आग धधक, और उसने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या करती? तुम्हारी नाजायज औलाद को प्यार करती, सीने से लगती और उसे लोरी सुनाती? नहीं होगा मुझसे कि मैं एक नाजायज औलाद को तुम्हारी रंग रलियों के नतीजे को प्यार करूं। उसकी माँ ने मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की थी, और आज उस लड़की ने मेरी बेटी से उसके होने वाले पति को छीना है। मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। विजय जी जो पीछे मुड़कर जा रहे थे वह एकदम से रुके, आगे बढ़े और एक जोरदार तमाचा खींचकर आरती के मुंह पर मरते हुए बोले, क्या कहा? मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ोगी? उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये तमाचा अगर मैंने तुम्हें 21 साल पहले तुम्हारे मुंह पर मारा होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पर नहीं चलती। कम से कम वह एक अच्छी लड़की तो बनती, लेकिन मैंने सिर्फ उससे प्यार है, मेरी बच्ची है बोलकर उस पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन तुमने उसे अपने रंग में ढाल दिया। और एक बात, कुसुम ने तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छिना, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। तुमने मुझसे और कुसुम से, हम दोनों से हमारा प्यार छिना हमारे बीच में आकर। और एक बात, काशवी सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती का नतीजा है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया था।
नहीं तो मैं तो तुम्हें तब भी छूने से पहले मर जाता, लेकिन तुम्हें हाथ तक नहीं लगता। क्योंकि जिस औरत की वजह से मैंने अपने प्यार को खाया, मैं उससे बेइंतहा नफरत करता हूँ। आज मैं तुमसे यहाँ सबके सामने यही कहता हूँ कि आज इतने सालों बाद भी तुम मेरे दिल में प्यार का एक कतरा तक अपने लिए नहीं पैदा कर पाए। मैं तुमसे आज भी नफरत करता हूँ जितना उस वक्त नफरत करता था, जब तुम जबरदस्ती मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई थी। हेलो गाइस, आज एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई ना, यह आगे आने वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिखना पड़ा। और हाँ, किसी भी रीडर को रिव्यू देने के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है, इसलिए एक दो बेकार के रेटिंग्स मत दे, अपना रेटिंग्स अपने पास रखें, क्योंकि वैसे भी मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। क्योंकि जो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनकी इज्जत करती हूँ और उनके प्यार को एक्सेप्ट भी करती हूँ, लेकिन जो मेरी मेहनत को बर्बाद करने के लिए 1 या 2 स्टार का रेटिंग देते हैं, मैं उन्हें अपने शुभ हाथों से डिलीट मार देती हूँ। तो आप लोग 1-2 स्टार का रेटिंग देने का कष्ट ना करे पड़े और चले जाए। ओके, थैंक यू रीडर एंड लव यू। और मिस्टर सेक्रेट लाइफ, आपको बताने के लिए मैं अपने मुंह को तकलीफ दे रही हूँ कि मैं अपने हाथों को तकलीफ देकर आपकी रिव्यू को डिलीट कर दिया है। मैंने और भी कई लोगों का रिव्यू डिलीट किया है जिन्होंने वैसे रिव्यू दिए थे। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक स्टोरी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। 15 तुम्हारा हब्बी तुम्हारे पास है अभय की तड़प। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैमपॉक स्टोरी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। आज मैं तुमसे यहाँ सबके सामने यही कहता हूँ कि आज इतने सालों बाद भी तुम मेरे दिल में प्यार का एक कतरा तक अपने लिए नहीं पैदा कर पाए। मैं तुमसे आज भी नफरत करता हूँ जितना उस वक्त नफरत करता था, जब तुम जबरदस्ती मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई थी। इतना कहकर विजय जी कसक के कमरे की तरफ चले गए और आरती अपने गाल पर हाथ लिए उन्हें देखते रह गई, क्योंकि जिस आदमी को पाने के लिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया था, उस आदमी ने तो पूरी जिंदगी उसे प्यार ही नहीं किया, बल्कि वो तो उससे सिर्फ नफरत करता था, सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती उसके साथ रह रहा था। और आज इतने सालों बाद जो वह गलतफहमी में जी रही थी कि उसने विजय जी को पा लिया है, वो वहम भी विजय जी ने उसका आज दूर कर दिया था। ये सब सोचते हुए आरती धड़ाम से फर्श पर गिरकर बैठ गई। काशवी और विजय जी के माता पिता उसके पास आने लगे उसे संभालने के लिए। वहीं आरती दहाड़े मार मार कर रो रही थी और यह कह रही थी कि कुसुम, तुम मारने के बाद भी हमारे बीच हो, तुम्हें नरक मिलेगा, नरक, तुम कभी चैन से नहीं रहोगी, तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया। आज इतने सालों बाद भी तुम हम दोनों के बीच हो और वही काम तुम्हारी बेटी ने की है। मेरी बेटी से उसका होने वाला पति छीन कर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी बेटी की जिंदगी को और भी बदतर बना दूंगी। उसने मेरी बेटी से उसका होने वाला पति छीना है ना, जैसे तुमने मुझसे मेरा पति छीना था, तो अब मैं भी तुम्हारी बेटी की जिंदगी तुम्हारी ही तरह बर्बाद कर दूंगी। तुम तो तड़प तड़प कर मर रही थी ना, लेकिन तुम्हारी बेटी तड़प तड़प कर जिंदा रहेगी। ये सब कहते हुए आरती काशवी को गले लगाकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। उसकी आंखें अभी नफरत, गुस्सा और कसक से बदला लेने की सिदात से लाल नजर आ रहा था। कसक के कमरे में विजय जी गए और उसका छोटा सा कबर्ड खोलकर उसके कपड़े और उनके दिए सैंडल, जिसे कसक ने बहुत संभाल कर रखा था, उसे एक बैग में रखने लगे। क्योंकि कसक के कमरे में महज 2-4 चीज ही थी, जैसे कि बेड के सामने एक छोटा सा टेबल जिसमें पानी का जग रख सकते थे और नाइट लैंप और एक कपबोर्ड जो ज्यादा स्पेस का नहीं था, क्योंकि कसक के पास ज्यादा चीज होती ही नहीं थी। उसके पास जो नई चीज विजय जी लाकर देते थे तो उसे भी काशवी और इसकी माँ ये कहकर छीन लिया करती थी कि नई चीज उसके लिए अच्छी नहीं है, काशवी की पुरानी चीजों में ही वह अच्छी लगती है। और कसक मासूमियत से अपनी सारी चीजें काशवी को ये सोचकर दे देती थी कि उसकी माँ और बहन उसके लिए अच्छा कर रही है। कसक की सारी चीजें जो वह चाहती थी वह सब विजय जी एक बैग में भरने के बाद अपने कमरे में गए। ये कमरा सिर्फ विजय जी का था, क्योंकि विजय जी कभी भी आरती के साथ नहीं रहते थे। विजय जी ने अपने कुछ कपड़े और अपने जरूरी कुछ सामान एक अलग बैग में भरे और वह कमरे से बाहर निकल गए।
उन्होंने बिना आरती और अपने परिवार की तरफ देखे हुए घर के बाहर निकलकर पार्किंग में गए और अपने कार में बैठे और कार स्टार्ट करके विला से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रानावत हवेली में कसक अभी भी व्हीलचेयर पर अभय की गोद में बैठी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसकी गले में अपनी बाहें लपेटकर सुबक सुबक कर रो रही थी। उसका रोना वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कम नहीं हो रहा था। कसक जैसे चुप होना ही नहीं चाहती थी। अभय ने भी उतने ही कसकर कसक को अपनी बाहों में भर रखा था, जैसे अगर उसने थोड़ा सा भी अपनी पकड़ को ढीला किया तो कसक उससे कहीं दूर चली जाएगी, जो अभय बिल्कुल नहीं चाहता था। अभय ने अपने एक हाथ को उठाकर कसक के बालों पर रखा और उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, कसक बच्चा रोना बंद करो, मैं हूं ना, तुम्हारा हब्बी तुम्हारे पास है। देखो मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इस तरह से रोना बंद करो, और तुम जिनसे डर रही हो ना वह कोई गैर नहीं है, तुम्हारे हब्बी के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। जैसे तुम आयुष को बेस्टू कहती हो वैसे ही यह सब मेरे बेस्टू है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज बच्चा अपनी आंखें खोलो और सबको देखो, वह तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। अभय की कसक को इतने प्यार से संभालने और उसके साथ इतनी पोलाइट बिहेवियर को देखकर उसके सारे दोस्त आंखें फाड़े अभय को देख रहे थे। तभी उसके दोस्तों में से उदय ने अपने सामने खड़े राज से कहा, मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी ये शेर दहाड़ने के बजाय इतने प्यार से क्यों बोल रहा है? जरा मुझे चिमटी काट, तो कहीं मैं नींद की दुनिया में तो नहीं हूँ। तभी राज ने उसके बांह पर कस के चिमटी काटी, जिसके वजह से उदय की जोर से चीख निकल गई। इतनी जोर से कोई चिमटी काटता है क्या बे? उदय ने अपनी बाहों को रगड़ते हुए राज को घूर के देखते हुए कहा। तभी राज ने अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान देते हुए उदय से कहा, तूने चिमटी काटने को कहा, मैंने काटा, बात बराबर। इससे आगे अगर तूने मेरे साथ कुछ किया तो फिर मैं तेरी लंका लगा दूंगा, सोच लेना। इतना कहकर राज वापस से अभय की तरफ देखने लगा। वही उदय की चीखने से सभी गुस्से से उसे घूर रहे थे कि अभी उन दोनों का इस तरह से बिहेव करना क्या जरूरी है। पहले ही उनके सामने एक छोटी सी बच्ची इतना रो रही थी। उदय की चीख ने एक काम जरूर किया था। कसक जो कब से अपने चेहरे को अभय के सीने में छुपाए सुबक सुबक कर रो रही थी, उसने अपने चेहरे को बाहर निकालकर उदय की तरफ देखा था। तभी अभय ने उसके चेहरे को थामकर अपनी तरफ घुमाया और उससे बोला, कसक बच्चे देखो, ये सब मेरे दोस्त है, मेरे बेस्टू, ये सब तुम्हें पत्थर नहीं मारेंगे। लेकिन जैसे ही अभय के मुंह से पत्थर मारने वाली बात कसक को याद आई, कसक वापस से रोने जैसी शक्ल बनाकर अभय से बोली, नहीं ये लोग गंदे हैं, ये लोग पत्थर मारेंगे। फिर कसक ने अपने हाथ को उठाकर अपने माथे को दिखाते हुए कहा, इन लोगों ने मम्मा को मार के यहाँ से खून निकाल दिया था, मम्मा मर गई। जैसे ही कसक ने ये कहा कि मम्मा मर गई, वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से कसक की शक्ल देखने लगे। खास करके वहाँ सबसे ज्यादा हैरान खड़े 3 लोग थे, राघवेंद्र जी, राजीव जी और सुनैना जी, क्योंकि उन सभी को यही पता था कि कसक विजय जी और आरती की बेटी है। लेकिन अभी जो कसक कह रही थी उसके मुताबिक उसकी मां की मौत हो गई थी, और वह भी कुछ लोगों की उसकी मां के ऊपर पत्थर मारने की वजह से। तभी सुनैना की कसक के पास आए और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मा तो घर पर है ना, पापा के साथ। तभी कसक ने रुआसी आवाज में सुनैना जी से कहा, नहीं वो तो आंटी है, मेरी मम्मा को तो लोगों ने पत्थर मारकर मार दिया। पता है बहुत सारे लोग खड़े थे, उनके हाथ में पत्थर था और वो मेरी मम्मा को मार रहे थे। मेरी मम्मा बार बार अपने हाथ ऊपर उठाकर पत्थर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लोगों पत्थर मार मार के मेरी मम्मा को घायल कर दिया और उनके माथे से, चेहरे से, सर से, हर जगह से खून निकल रहा था। पापा घर पर नहीं थे, सिर्फ मैं और मम्मा थी, और आंटी ने मम्मा को बाल से पकड़कर उनका सिर दीवार से मारते हुए कहा था कि तू मर जा, तू मर जा। कसक की बातें वहां किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी, ना राघवेंद्र जी, ना राजीव जी और ना ही सुनैना जी, लेकिन अभय जिसकी गोद में अभी भी कसक बैठी थी, उसे सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही थी। लेकिन वह अभी कसक को शिवाय संभालने की कुछ नहीं कर पा रहा था।
तभी आयुष अभय के पास आया और अपने घुटने के बल बैठकर कसक के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, बेस्टू मैं तो तुम्हारा बेस्टू हूं ना, तो तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे, मेरा हाथ पकड़ो और चलो मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। कसक ने आयुष को थोड़ी देर तक देखा और उसका हाथ पकड़कर अभय की गोद से उठ गई। जैसे ही कसक अभय की गोद से उठी अभय को एक खालीपन सा महसूस हुआ, जैसे कि उसकी जिंदगी से किसी ने इसका सबसे कीमती चीज छीन लिया हो और उसका दिल तड़प उठा। कसक आयुष का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी और आयुष कसक को सबसे पहले सोनिया और नीली की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन कसक उनके पास पहुंचती कि तभी किसी की जानी पहचानी आवाज सुनकर कसक पीछे मुड़कर देखी तो पीछे विजय जी खड़े थे और उन्होंने बहुत प्यार से कसक को आवाज देते हुए कहा, कसक मेरा बच्चा। कसक ने जैसे ही विजय जी को अपने सामने देखा उसने आयुष का हाथ छोड़ा और एक छोटे बच्चे की तरह भागकर जाकर विजय जी के सीने से लिपट गई और उनके चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर जोर जोर से रोने लगी। विजय जी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि कसक उनसे लिपटकर इस तरह रोने लगेगी। इससे आगे जानेंगे कि आगे इस कहानी में क्या होगा, लेकिन उसके लिए आप सबको पढ़नी पड़ेगी मेरी ये कहानी। Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes. जी थैंक यू, आपने मुझसे जो कहा मैं उस चीज़ का पूरा ध्यान रखूंगी और हाँ मैं बाकी के रीडर से भी यही कहूंगी कि मैं जो स्टोरी लिखती हूँ तो मैं जिस चीज़ के बारे में लिख रही हूँ पहले उसके बारे में सर्च कर लेती हूँ फिर लिखती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत लिख दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट में जल्दी से बता सकते हो, मैं उसे एडिट कर लूँगी। और अगर आप लोग मुझसे ऐसा फ्रंट बात करना चाहते हो तो भी बात कर सकते हो, जैसे मेरे बाकी के कई ऐसे रीडर हैं जो रोज मुझसे ऐसा फ्रंट बात करते हैं और मुझे ये भी बताते हैं कि मुझे क्या और कैसे लिखना चाहिए। मेरी एक रीडर्स चैटिंग मेड क्वींस के नाम से ग्रुप है, अगर आप लोग उसमें आना चाहते हो तो मैं उसका लिंक देती हूँ। https://whatsapp.com/channel/0029vac0c1 fluids 2qx0 meter. Hi guys, this story is uploaded by Sampok Story. Subscribe my channel and like, share and comment for more episodes.